जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। श्वेता हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रही है। श्वेता, एक बहुत बड़ा एडवांटेज और आज इस खेमे का यहां पर पहुंचना, जिसका कई वर्षों से इंतजार था, एक ऐतिहासिक लम्हा भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, देश के लिए। मुझे लगता है कि ये लंबा इंतजार ही अपने आप में बहुत बड़ा की है, क्योंकि 80 के दशक में हम देखा करते थे अंजना कि किस तरीके से एक के बाद एक उन्नत विमान आए, जिनकी क्लियरेंस पहले से रही होगी, उसमें भी बहुत समय लगा और उसके बाद से आप इंतजार करते रह गए, आप उड़ने वाला ताबूत मिग को कहते रह गए, लेकिन अपनी जीवन काल को पूरा करने के बावजूद कहीं राजनीति में उलझ जाना, कहीं अफसरशाही में उलझ जाना, आखिर राफेल को भी आने में इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। लेकिन आज मुझे लगता है कि जश्न का माहौल है, उस जश्न के साथ सबक ये जरूर है कि कभी भी इतने समय तक हमारी सेना के किसी भी अंग को बिना एक आधुनिक विमान के न रहना पड़े। जब पूरी दुनिया 5वीं पीढ़ी के विमानों की ओर आगे बढ़ रही थी, तो हमारे देश में इसी बात को लेकर जद्दोजहद चल रही थी कि क्या राफेल हमें लेने चाहिए, कितने में लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, तकनीकी नॉलेज उसकी लेनी चाहिए कि नहीं, फला सरकार ने कितना देने का फैसला किया था, इस सरकार ने। न तो बोफोर्स के समय उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि बोफोर्स भी करगिल में बहुत ज्यादा निर्णायक रहा था, और आज इस राफेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी हिंदुस्तान को। आज आम से खास तक का जश्न देख लें अगर हम तो यही स्पष्ट होता है कि राफेल हिंदुस्तान की जरूरत थी। और चीन जैसे देश जहां पर 5th जनरेशन कहते हुए स्टेल्थ विमानों को J-20 को उड़ाते हैं, जिसे हमारे विमान उसकी टोह ले लेते हैं, उसे आज राफेल को देखकर बहुत चिंता होगी, क्योंकि वो ये यूरोपियन विमान इस्तेमाल नहीं करता। और इसकी तकनीक को कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी काट निकालना है, इस समय बहुत बड़ी उलझन चीन के लिए होगी। पाकिस्तान की तो खैर बात ही क्या करें अंजना। बिल्कुल, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बताती हुई, गर्व से हर भारतीय आज बड़े जोश में है। और हाउस द जोश पूरी फिल्म के बाद बहुत ही पॉपुलर डायलॉग, लेकिन उसके बाद से जो जोश नए सिरे से अब इस विमान की लैंडिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऑपरेशनल ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, ऐसी खबर भी आ रही है कि हो सकता है प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इसका स्वागत किया जाए। इस बीच आपको बता दें, रक्षा मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, अगर भारतीय वायुसेना की इस ताकत से किसी को डरने की जरूरत है तो ये वो लोग हैं जो हमारी संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बनना चाहते हैं। इसमें विरोधियों को और पड़ोसी मुल्कों के लिए एक जबरदस्त संदेश है। एक सीरीज ऑफ ट्वीट जिसके जरिए वो न सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, बल्कि जो तस्वीरें हैं राफेल विमानों की, वो भी आज यहीं से सामने आ रही हैं और आपके सामने हम फिर रख रहे हैं। ये गर्जना आसमान की नए सिरे की कहानी, एक नए युग की शुरुआत की पूरी कहानी कहती हुई, और ये ऐतिहासिक लम्हा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब पूरा देश देख रहा है किस तरह से अब राफेल विमान के जुड़ जाने के बाद एक नई कहानी शुरू होगी। ग्रुप कैप्टन बद्रीश अत्रेया भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम फाइटर पायलट्स के लिए खास तौर पर बहुत ही रोमांचक आप कह सकते हैं ये लम्हा होता है। कैप्टन बद्री, बिल्कुल। आप इस जहाज को देखिए, इस जहाज में, ये जहाज तो फ्लाई करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि इसका जो फ्लाई बाय वायर ऑटो पायलट और इसके जो कंट्रोल्स हैं वो उड़ाने के लिए बहुत आसान है। लेकिन इसमें जो इतने सारे सेंसर्स और सिस्टम्स फिटेड हैं, तो जो फाइटर पायलट है वो एक सिस्टम स्पेशलिस्ट बन जाता है। उसको लड़ाई के बारे में ज्यादा ध्यान देने के लिए ये सारे जो सेंसर्स का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, जो इवैक से इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी खुद के रडार से आ रहा है, उसके खुद के EW इक्विपमेंट से जो आ रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समेटा गया है। इसको सेंसर फ्यूजन बोलते हैं। और सेंसर फ्यूज्ड करके उसको जो एयर सिचुएशन पिक्चर मिलेगा उसको, या उसकी भी हम बोल सकते हैं, अब तो लड़कियां भी है फाइटर फ्लीट में, इंडियन एयरफोर्स में, तो इनको जो एयर सिचुएशन पिक्चर मिलेगा, इसका खूबी ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जो पुराने जहाजों में टाइम लेता था, इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत जल्द हो पाएगा और सही डिसीजन लेने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एंड इसके पास जो वेपन्स हैं, जो लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपन एंड लॉन्ग रेंज एयर टू एयर वेपन, दोनों जो हैं, इसकी वजह से जो हमारा जो विरोधी है, ही वुड फील इंटिमिडेटेड टू अटेम्प्ट एनीथिंग, जैसे बालाकोट में जो हुआ।
सो दैट इज वही है जो गेम चेंजिंग सिनेरियो इस जहाज ने हमारे लिए किया है। बिल्कुल। विंग कमांडर अनिल गोयल साहब, आपके पास आते हुए हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कैसे अभी से ही ऑपरेशनल ट्रेनिंग होगी, और इससे पहले भी आपने देखा वक्ता ये कह रहे थे कि किस तरह से एक डेटरेंस भी ये बनेगा। क्या आप भी ऐसा देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं ऑपरेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूंगा जी जरूर। कि इंडियन एयरफोर्स एक टेक्निकल फोर्स है, उसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है, चाहे वो अफसर वर्ग हो या चाहे वायु सैनिक हो। तो जो ये विमान टेक्नोलॉजी ला रहा है हमारे देश में, उसके लिए इंडियन एयरफोर्स पहले से प्रिपेयर्ड है। हमारे यहाँ दो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं, एक तो है टैगडी, टैक्टिक्स इन कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और दूसरा है AST, एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट। ये दोनों संस्थानों ने गहन अध्ययन किया था जब हम ये एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे, उसके पहले भी, और जब इनिशियली जब प्रोग्राम था 126 एयरक्राफ्ट खरीदने का, तब भी उन्होंने दुनिया के सभी अच्छे से अच्छे जहाज़ों का सघन अध्ययन किया था। उसके बाद इस जहाज़ का चयन हुआ था और फिर ये 126 एयरक्राफ्ट ड्रॉप होकर 36 रह गए थे। परंतु इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस विमान के लिए हम पहले से तैयार थे। करीब 15 साल पहले ही इसके बारे में सारी स्टडीज हो चुकी थी, इसका इवैल्यूएशन हो चुका था, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। राजनीतिक कारणों की वजह से निर्णय थोड़ा डिले होता गया, परंतु फिर भी आज ये विमान आए हैं तो बहुत ही टाइमली आए हैं। हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी लैंडिंग है, और हैप्पी बिगिनिंग भी है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी एक नया चैप्टर है जो कि एक सुखद स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बिल्कुल। जहां तक इसकी कॉम्पैटिबिलिटी की बात है, हाँ। तो इस क्षेत्र में, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र में, जो इस जहाज की मारक क्षमता है वो किसी के पास भी नहीं है आज की तारीख में। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, हमारा चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश इस मारक क्षमता को अगले 5 से 10 साल में हमारे साथ मैच कर पाएगा। हमारा एडवांटेज ये है कि जहाज हमारे यहाँ आज आ चुका है। और आपको टोक रही हूँ सर, ये नई तस्वीरें आई हैं, जरा अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई स्क्रीन हो आसपास तो आपसे पूरी कमेंट्रीज पर जरूर दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। ये राफेल विमानों को आप देख रहे हैं, वहां पर लैंड करने के बाद आगे बढ़ते हुए बताया था हमारे सहयोगी ने कि वहां पर अलग अलग हैंगर्स इनके लिए बनाए गए हैं नए, और जिस तरह की तैयारी उनकी है, ये तस्वीरें आप वाटर सैल्यूट की देख रहे हैं इस वक्त। देखिए ये वो नजारा, पानी का एक भव्य आर्च बनता है दोनों तरफ से, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनके जरिए स्वागत किया जाता है, और ये वो सैल्यूट है, वाटर सैल्यूट जो इस वक्त दिया जा रहा है। श्रोता, जी, एक पारंपरिक तौर पर भारतीय वायुसेना में हमेशा जब भी कोई नया मेहमान आता है तो दोनों ओर से इसी तरीके से, जैसे भारतीय संस्कृति के पांव पखारने को ले लीजिए, लेकिन वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। किसी भी विमान, चाहे कमर्शियल विमान भी हम कोई नया देखते हैं तो उसके स्वागत के लिए दोनों तरफ से वाटर कैनन्स इसी तरीके से, जिसे हम एक सैल्यूट भी कह सकते हैं, वो किया जाता है। और वही चीज हम यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे राफेल विमानों को ये वाटर सैल्यूट दिया जा रहा है। बहुत अहम घड़ी है, बहुत अहम घड़ी है, क्योंकि 5 दुनिया के 5 ऐसे विमानों में से चुनकर ये राफेल आगे आया था जो भारत की जरूरतों पर सही तरीके से सटीक बैठता था। और इसीलिए अगर आज इस राफेल के लिए हम आम लोगों में पूजा हवन सब देखते हैं, अगर हम वायुसेना के भीतर इतना उत्साह देखते हैं, तो उस दौर की भी याद आती है जब 1971 में ठीक सरेंडर से पहले जो वायुसेना की कार्रवाई थी, जब पायलट ने उड़ान भरी थी उस समय बॉम्बिंग के लिए, तो उन्हें हाथ में एक पर्ची दी गई थी कि आप ये ले जाइए, आपको इसी जगह पर बॉम्बिंग करनी है। आज कोऑर्डिनेट्स फीड कर दिए जाते हैं और राफेल उन सब का उस्ताद है। राफेल अंधेरे में भी जमीन की ऐसा मानचित्र खींचता है जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता है। चाहे दुश्मन के इलाके की टोह लेनी हो, अपने इलाके से दुश्मन के इलाके में जाकर वार करना हो, या फिर किसी भी तरीके की अगर कोई हमला उसकी तरफ डायरेक्ट करता है, उसे मालूम होता है। ये रैंडम टारगेटिंग में भी माहिर होता है। ऐसा नहीं है कि उड़ान भर रहा है उस समय जो टारगेट दिए गए हैं, बल्कि आप उड़ान भरते हुए अगर किसी चीज को एक थ्रेट मानते हैं, डेंजर मानते हैं, उसके लिए भी राफेल जो होता है वो काल होता है। तो आज सबसे आधुनिकतम अगर हथियार यहां पर आया है। राफेल का जब फ्रांस ने निर्माण किया था उस समय 7 अलग अलग तरह के विमानों का इस्तेमाल करता था। राफेल के बारे में ये सोच उसको विकसित करने के लिए ये दी गई कि उन 7 का किरदार जो एक अकेला विमान निभा सके। अब
वो हिंदुस्तान के पास है अंजना। और हिंदुस्तान अगर इस तरह से, इस खूबसूरत तरीके से इसका स्वागत कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस समय फ्रांस भी एक दोस्त देश की तरह वो भी बहुत ज्यादा खुश होगा। जिस तरीके से उसने अपनी सेना के लिए, अपनी वायुसेना के लिए जो मिसाइलें बनाई हुई थी वो सब हिंदुस्तान को दे दी है। अक्टूबर में ये मिसाइलें आनी थी, उन्हें 3 महीने पहले प्रीपोन कर दिया गया। कोरोना की वजह से राफेल थोड़ा सा लेट हुई थी उसकी डिलीवरी, लेकिन इन मिसाइलों को उसने प्रीपोन कर दिया क्योंकि भारत को इस समय इसकी जरूरत थी। LAC पर जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए फ्रांस ने अपनी मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प और हैमर तीनों को प्रीपोन करके भारत को अपनी सेना की कटौती करके दिया है। अंजना, सीधे चलते हैं मंजीत के पास। मंजीत, वाटर सैल्यूट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जबरदस्त लैंडिंग और फिर वो बड़ी तस्वीर कि जिन 5 राफेल्स का इंतजार था, आ गया राफेल। मंजीत, अंजना, अंबाला एयरबेस उतरने के बाद सबसे पहला जो स्वागत था वो इसी तरह से होना था। इसकी तैयारी की गई थी। वाटर सैल्यूट एक के बाद एक 5 जो रफाल लड़ाकू विमान हैं उनको वाटर सैल्यूट दिया गया, उनका स्वागत किया गया उनके एयरबेस पर। और अब वहाँ पर जो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं वो एक एक करके जो 7 पायलट हैं उनसे मिल रहे हैं। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह के नेतृत्व में जो 10 घंटे की फ्लाइट फ्रांस से लेकर UAE होते हुए और आज तय समय से सिर्फ आधा घंटा देरी से जरूर पहुँचे, लेकिन 3 बजे के आसपास अंबाला एयरबेस पर ये 5 जो रफाल लड़ाकू विमान हैं, जिनको 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने स्कॉट किया था मुंबई से जब भारत के हवाई क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया था। तो एक तरह से शानदार स्वागत, जिस तरह की पिछले 2-3 दिनों से लगातार वायुसेना के स्तर पर, सेनाओं के स्तर पर तैयारी चल रही थी, उसी तरह का स्वागत हम इस वक्त देख रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन पर। और अभी आ सकते हैं क्या मंजीत? अभी तो स्वागत और जो होना है कि उसके बाद वायुसेना अध्यक्ष मिल रहे हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह और तमाम अन्य पायलट से, उसकी तस्वीरें भी आ सकती हैं क्या कुछ देर में? बिल्कुल, थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी जारी की जाएंगी। वायुसेना प्रमुख जब जो एयर वॉरियर्स हैं, जो फाइटर पायलट जो इनको लेकर, और पिछले करीब 1-1.5 साल से ये लोग वहाँ पर थे। पिछले साल खुद वायुसेना प्रमुख जब उप वायुसेना प्रमुख के तौर पर फ्रांस गए थे, वहाँ पर उन्होंने खुद इस रफाल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरी थी। उस दौरान मैंने भी इनका वहाँ पर इंटरव्यू किया था। और अब यहाँ पर 1 साल बाद जब वो खुद सेना प्रमुख बने हैं, वायुसेना प्रमुख बने हैं, यहाँ पर वो स्वागत कर रहे हैं। वो भी रफाल लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। तो एक तरह से खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के लिए भी बड़ा मौका है। उनके नाम अंजना, जो लड़ाकू विमान होती है उनकी टेल पर भी एक तरह से संकेत के तौर पर नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो 2 ट्रेनर के तौर पर जो लड़ाकू विमान है उस पर RBS लिखा गया, यानी कि राकेश कुमार भदौरिया नाम लिखा गया है। इसी तरह से कुछ विमानों की टेल पर जो पुराने वायुसेना प्रमुख थे, धनोवा, एयर चीफ मार्शल धनोवा, उनके नाम भी लिखे गए, क्योंकि इन लोगों की बड़ी भूमिका रही है इन विमानों को लाने में, इनके सौदे को अंजाम तक पहुंचाने में। क्योंकि तमाम विवादों के बीच वायुसेना ने एक तरह से रिकॉर्ड समय में इनको लाने में सफलता हासिल की है। जी बिल्कुल, और इसी का जिक्र आप भी पहले श्रोता कर रही थी कि लंबे वक्त से जो टलता रहा फ्रांस के साथ, किस तरह से बातों को आगे बढ़ाकर आखिरकार बहुत ही कम वक्त में इसे मुमकिन किया गया है आज के दिन को। तो 2014 में उन्होंने कहा था पैसे नहीं है, इतने नहीं लिए जा सकते हैं। उस समय वायुसेना के भीतर किस तरह का दुख था वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि साल दर साल आपके विमान पुराने होते जाते हैं। आप अपग्रेड तो करते हैं, लेकिन आप रोज रिस्क कर रहे हैं अपनी उस फोर्स को, अपने उन पायलट्स को जिनके साथ आपने न जाने कितने सालों तक ट्रेनिंग की है। इंसानी जान की कीमत, और दूसरी चीज है कि जिस तरह के स्किल्स हासिल किए हैं सबने, उन चीजों को एक किनारे रखते हुए पुराने विमानों को ही आप उड़ाते रहिए, ऐसे फरमान नहीं दिए जा सकते थे। लेकिन अच्छा है कि 2014 में ही जब बातचीत आगे शुरू हुई, उसके बाद लगभग 1.5 साल का नेगोशिएशन चला था और उसके बाद ये राफेल हमने हासिल कर लिए थे। ये राफेल यूरोपियन, चूंकि फ्रेंच विमान है तो यूरोपियन विमानों की संरचना ही ऐसी बताई जाती है अंजना कि वो पायलट के अनुकूल विमान बनाए जाते हैं, यानी पायलट के इर्द गिर्द विकसित किए जाते हैं। वो रूसी विमानों की तरह नहीं जो थोड़े से पुराने, खासकर जो
मिग सीरीज के विमान थे, बाद में सुखोई के साथ थोड़ा सा बदलाव आया था, लेकिन मिग सीरीज के विमान की तरह नहीं। दूसरा, चीन चूंकि रूसी विमानों का भी इस्तेमाल करता है तो बहुत अच्छे से उसे मालूम है कि वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसीलिए आज अगर एक फ्रेंच विमान हमने हासिल किया है और ये हमारे पास है तो ये हमारी सामरिक शक्ति को कई कई गुना बढ़ा दे रहा है। और वही नजारा हम दिखा रहे हैं। मंजीत, आप ये भी बता रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में औपचारिक रूप से, सेरेमोनियल तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राफेल को शामिल किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशनल ट्रेनिंग अभी से शुरू कर दी जाएगी। मंजीत, अंजना, जो इस वक्त 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं वो पूरी तरह से उसमें अगर 2 ट्रेनर की बात करें और बाकी 3 जो ऑपरेशनल हैं उनकी बात करें, एक तरह से अभी पूरी तरह से किसी भी ऑपरेशन में जाने के लिए वो तैयार हैं। और ख़ास तौर से जिस तरह के हालात सरहद पर इस वक्त बने हैं तो पूरी तैयारी के साथ उनको लाया गया है। 2 मिसाइल, उनमें स्कैल्प की बात करें या फिर मेट्योर की बात करें, जो हवा से हवा में मार करती हैं, वो उस पर लैस हैं। और आने वाले दिनों में जो हैमर मिसाइल जो खरीदी जाएगी इमरजेंसी खरीद के तहत, जो कि नज़दीक की, यानी कि अगर चीन सरहद पर लगे जो चीनी सेना के बंकर हैं उनको ध्वस्त करना हो तो उसके लिए हैमर मिसाइल खरीदी जा रही है, जो नज़दीक के बड़े सैन्य ठिकानों को मार गिराई जा सकती है। ऐसी 100 मिसाइलें खरीदी जा रही है। तो पूरी वायुसेना ने मौजूदा हालात को देखते हुए पूरी तैयारी के साथ इन 5 विमानों को मंगाया है। और इसके साथ ही फ्रांस सरकार से ये भी इस बात की भी बात की जा रही है, इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि बाकी जो विमान हैं उनकी भी तय समय से पहले जल्द उनकी डिलीवरी हो, तो उसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। और अभी तक जिस तरह का रुख लॉकडाउन के बावजूद फ्रांस सरकार का रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि 2022 से पहले कम से कम एक पूरी स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात हो जाएगी। और उसके बाद जो दूसरी स्क्वाड्रन हाशिमारा असम में चीन सरहद से पर तैनात होनी है, उसकी भी तैनाती हो जाए। तो अभी जो पूरे 36 विमान यानी कि 2 स्क्वाड्रन तैनात होनी है, उसको लेकर पूरी तैयारी है। और अभी के हालात में एक तरह से जो बाकी पायलट यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर लगातार अब काम शुरू होगा अंबाला में, और बाकी बेसिस पे उनकी ट्रेनिंग होगी। और इसके साथ ही अगर ऑपरेशन के दौरान भी इनकी ज़रूरत पड़ती है अंजना, तो उनकी भी तैनाती की जा सकती थी। उसको लेकर वायुसेना ने पूरी तैयारी की है। और अभी आज के कार्यक्रम के बाद 15 अगस्त के बाद उम्मीद की जा रही है, जिस तरह के वायुसेना के 2 प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर एक तरह से उनकी सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगे थे रफाल को लेकर, तो उनके हाथों से आधिकारिक तौर पर वायुसेना की स्क्वाड्रन में ये शामिल हों 5 रफाल लड़ाकू विमान, उसके लिए भी 15 से 20 तारीख के बीच का समय मांगा गया है। जी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।